बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, या रिफ्लेक्शन को हम इको का नाम भी देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरीके से हमने वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन पढ़ी थी कि वाटर वेव्स में भी कि जो वेव्स हैं वो एक मीडियम से टकराकर पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं, इसी तरीके से रिफ्लेक्शन लाइट की भी होती है कि रोशनी एक मीडियम से टकराकर फिर वापस पहले मीडियम में लौट आती है। इसी तरीके से साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है। आवाज़ भी एक मीडियम से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आती है, तो वापस पलटना या बाउंस बैक होना, हम इसको रिफ्लेक्शन या इको का नाम देते हैं। यहाँ पर वो एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम किसी भी बुलंद इमारत है, कोई ऊंचा पहाड़ है या कोई खुली जगह है, जब हम उसके करीब ऊंचा पुकारते हैं या क्लैप करते हैं तो वही आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। हमें लगता है कि हमारे साथ हमारी आवाज़ में कोई और बंदा भी बोल रहा है। तो ये आवाज़ का दोबारा सुनाई देना, हम इसको नाम देते हैं इको का। अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो कहते हैं कि व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि जब आवाज़ किसी एक मीडियम के सरफेस के साथ टकराती है तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड द इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इस अमल को हम इको या नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। अब इसी टॉपिक की आगे वजाहत करते हैं। तो कहते हैं द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। यानी कि ये इको का जो एहसास है, ये आवाज़ का दोबारा सुनाई देना, हमारे दिमाग के अंदर इसका असर जो है या इसका एहसास जो है वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहता, एक लम्हे के लिए, यानी कि इतना कम टाइम 0.1 सेकेंड के अंदर इसका एहसास रहता है। टू हियर क्लियर इको टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड आवर रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। वो कहते हैं कि अगर आपने एक साफ़ और क्लियर इको सुननी है, रिफ्लेक्शन सुननी है, तो हमारी आवाज़ और साउंड की रिफ्लेक्शन के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। यानी कि 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर ही आप किसी भी साउंड की इको या रिफ्लेक्शन को सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड। वो कहते हैं फ़र्ज़ करें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है एट ए नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, हवा के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। वी विल हियर इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, तो हम जो आवाज़ की इको है वो 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर सुन सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो कि कितने फासले तक हम इको को सुन सकते हैं, कि अगर 340 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार हो और 0.1 सेकेंड इनके रिफ्लेक्शन का टाइम हो, तो डिस्टेंस कितना बन सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 340 मीटर पर सेकेंड और जितना टाइम ड्यूरेशन है उसको मल्टीप्लाई करें। फार्मूला आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस का, S = VT वाला फार्मूला लगा के आप ये बना सकते हैं। यानी कि अगर आप फार्मूला लगाएं S = VT, अब V हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड और जबकि टाइम जो है वो है 0.1 सेकेंड के बराबर। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 34.0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यानी कि 34 मीटर पर आप इसकी इको को सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि दस फॉर हेयरिंग डिस्टेंस इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्राम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस।
यानी कि अगर आपने इसको सुनना है इको को, तो इसका डिस्टेंस जो है वो हाफ होना चाहिए। अगर 34 है, अगर आपने इको को सुनना है तो वो 17 होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें डिस्टेंस बन रहा है 64 बन रहा है, तो इको सुनने के लिए इसका डिस्टेंस हाफ होना चाहिए, यानी कि 32 होना चाहिए। अगर 60 है तो इको का टाइम जो होगा वो 30 होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं कि किस तरीके से इको को वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है। तो इसके लिए हमें जो ऑपरेटर्स ज़रूरत है वो है जी 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स। 2 एक जैसे प्लास्टिक के पाइप होने चाहिए ऑफ सूटेबल लेंथ, मुनासिब लंबाई के, ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ही छोटे होने चाहिए। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई हुई है, इस तरह के ये पाइप होने चाहिए 2 एक जैसे, यानी कि उनके दोनों जो एंड हैं वो ओपन होने चाहिए यहाँ से दोनों साइड पर, यानी कि आर पार से इसकी आवाज़ पहुँचाई जा सकती हो, खुले होने चाहिए 2 एक जैसे। पहली चीज़ तो ये है। अब इन 2 पाइप्स के दरमियान आपने कोई कार्डबोर्ड, कोई पेपर, कोई गत्ता, कोई भी चीज़ इन 2 पाइप के दरमियान रख देना है। यानी कि एक पाइप आप यहाँ रख देंगे और दूसरा पाइप आपने दूसरी साइड पर रख देना है, दरमियान में कार्डबोर्ड आ जाएगा और उसके पीछे आपने दीवार के साथ ही लगा देना है। और ये एक पूरा जो सेटअप है आपने एक टेबल के ऊपर अरेंज कर देना है। टेबल के ऊपर, यानी कि टेबल को आपने दीवार के साथ मस किया हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये दीवार वाला हिस्सा बन जाएगा और दरमियान में आपने कार्डबोर्ड, गत्ता या कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो एक साइड पर एक पाइप रख दिया, दूसरी साइड पर दूसरा पाइप रख दिया है। तो ये तो अरेंजमेंट थी इसकी। अब ये ज़रा इस अरेंजमेंट को भी पढ़ लेते हैं कि अरेंज द पाइप्स ऑन टेबल नियर अ वॉल। वही बात कि आपने इन पाइप्स को एक टेबल के करीब रख देना है। प्लेस क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन पाइप्स एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। अब क्या है कि आपने इसका जो एक एंड है उसके साथ क्लॉक या घड़ी को रख देना है, उसकी टिक टिक को आपने सुनना है। और वो कहते हैं दूसरी साइड पर आप कान लगाएं, एक साइड पर आपने साउंड प्रोड्यूस करने वाला कोई भी मीडियम रख दिया है। अब दूसरी साइड पर आपने यहाँ से आवाज़ सुनने की कोशिश करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, कहते हैं एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप्स सो दैट यू कैन हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली। यानी कि इसको इस तरीके से आपने तरतीब देना है कि जो आपने क्लॉक को रखा हुआ है, घड़ी को रखा हुआ है, उसकी साउंड को आप दूसरी साइड पर आसानी से सुन भी सकें। नो मेजर द एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ एंड सी एंड द सी रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो साउंड वेव किसी मीडियम में इंटर होती हैं, दाखिल होती हैं, उस वक्त जो एंगल बनेगा हम उसको इंसिडेंट एंगल का नाम और इसको आई के साथ शो करते हैं। अब आवाज़ यहाँ से दाखिल हो रही है ना क्लॉक के ज़रिए से, और फिर इस दीवार के साथ टकरा कर फिर उसी मीडियम में वापस भी आ जाएगी। तो इस वापस खारिज होने वाली, वापस आने वाली, पलट कर आने वाली जो वेव्स हैं उसके साथ जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट करें कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो रिफ्लेक्शन का यही असूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 30 का है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 30 का ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 का ही होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम क्लॉक की आवाज़ को दूसरे पाइप में से सुनते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है कि आवाज़ जो है वो इस कार्डबोर्ड के साथ रिफ्लेक्ट होकर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एक जैसा बनाते हुए दूसरे हिस्से में पलट आती है। तो इस तजर्बे से साबित हुआ कि साउंड की रिफ्लेक्शन होती है, साउंड भी एक मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में वापस आती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि स्पीड ऑफ साउंड
मीडियम के लिहाज से किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। कहते हैं साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट वाइब्रेट। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसकी तफसील के साथ हमने वजाहत भी की थी कि साउंड उस वक्त ही प्रोड्यूस होती है कि जब कोई मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो साफ ज़ाहिर है जिस मीडियम के पार्टिकल जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतना ही ज़्यादा होगी। अगर किसी मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो स्लोली मूव करते हैं, आहिस्ता से चलते हैं, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, कम होगी। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है द कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, कि आवाज़ जो है खाली जगह में से वो हिस्सा जहाँ पर हवा ना हो, वैक्यूम हो, उसमें से साउंड नहीं पास हो सकती। वजह क्या है, वहाँ तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो वहाँ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन नहीं है, इस वजह से वो वहाँ से मूव नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं कि हाउएवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल इफ़ेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स। तो मीडियम की जो नेचर है कि मीडियम किस तरह का है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बिलतरतीब इनके बारे में पढ़ते हैं। इन जनरल स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम दैट द गैसेस। गैसेस के मुकाबले में लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 5 गुना ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम दैट द गैसेस। अब गैसेस के मुकाबले में सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 15 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र करती है। अब देखिए ना, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं, उससे थोड़ा सा जो कम होते हैं वो लिक्विड के वाइब्रेट करते हैं, उससे कम जो होते हैं हवा के पार्टिकल। तो जिसमें मीडियम के पार्टिकल जितना तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे उतना ही तेज़ी के साथ वहाँ से आवाज़ भी ट्रैवल करेगी। तो जो गैसेस हैं उसमें सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो लिक्विड के अंदर आ जाती हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जो मूव करती है वो होती है सॉलिड के अंदर। वो कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड हवा के अंदर जो होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है, और इस वक्त उसका टेम्परेचर जो होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 343। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है फिज़िकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, या ह्यूमिडिटी जिसको हम नमी कहते हैं, उसके भी कम या ज़्यादा होने पर स्पीड पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर इसकी स्पीड ऑफ साउंड मज़ीद भी फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला है V = F लैम्डा। V जो है वो स्पीड को ज़ाहिर करेगी, F फ्रीक्वेंसी को, और लैम्डा जो है इसकी वेव लेंथ को शो करेगा। तो इस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड जो है किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स जितना तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड उतना ही ज़्यादा होगी, जितना उसके पार्टिकल स्लोली मूव करेंगे स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी। ये आज का लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।